हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। तो हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करके रखी हुई है मॉडर्न इंडिया पे। तो ये आज 19th वीडियो है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे बंगाल फेमाइन, द बंगाल फेमाइन पढ़ेंगे जो 1943 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे आज, द CR फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, जो सितंबर 1944 में हुआ था। ठीक है, आया था। ठीक है, तो ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी ने लाया था। ठीक है, इसके प्रपोजल पढ़ेंगे, इसकी रिएक्शन क्या हुई वो पढ़ेंगे। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, दसई लियाकत पैक्ट जो जनवरी 1945 को ठीक है लाया गया था। ठीक है, वो देखेंगे। फिर वावेल प्लान पढ़ेंगे जो 14 जून प्लान के नाम से भी जिसको जाना जाता है, इसके प्रपोजल पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे शिमला कॉन्फ्रेंस देखेंगे जो 25 जून 1945 को ठीक है कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, शिमला में। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे क्यों ये शिमला कॉन्फ्रेंस फेल्ड क्यों हुई। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, जनरल इलेक्शन देखेंगे जो दिसंबर 1945 से लेकर जनवरी 1946 तक रहते हैं। ठीक है, और उसके रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे इसमें किसने कितनी सीट्स जीती, तो ये सब देखने वाले हैं आज हम। ठीक है, तो चलो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन इन टॉपिक्स को। ठीक है, तो देखते हैं द बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 तो क्या था, इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। ठीक है, तो बंगाल प्रोविंस में ठीक है एक फेमाइन जो है वो विटनेस करने को देखने को मिला कब, 1943 में। ठीक है, किसके चलते, वर्ल्ड वार सेकेंड के चलते, वर्ल्ड वार टू के चलते। ठीक है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली ठीक है 3 मिलियन लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, किसके चलते, भूखमरी, मलेरिया और कुछ और डिजीजेस जिसके चलते माल न्यूट्रिशन। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह पॉपुलेशन शिफ्ट होने लगी इस वजह से। ठीक है, और जो ठीक है अनसैनिटरी कंडीशन थी, लोग इतने हेल्थ के लिए कॉन्शियस नहीं थे, तो इसके चलते क्या हुआ था कि अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी कब, बंगाल में 1943 को। ठीक है, इसी को बोला जाता है द बंगाल फेमाइन ऑफ 1943। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ आप रिमेंबर रखोगे। ठीक है, तो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या रहे, बहुत सी फैमिलीज जो हैं डिसइंटीग्रेट हो गई। ठीक है, जो स्मॉल फार्म्स थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो बेच दी। ठीक है, और बाद में चलते ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर दिया, वुमेन और चिल्ड्रन होमलेस हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अमर्त्य सेन जी ने इसको कहा था क्या, अमर्त्य सेन जो इंडियन इकोनॉमिस्ट जिनको बाद में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, उन्होंने, वो तब कितने थे, 9 ईयर ओल्ड के थे। ठीक है, सिर्फ 9 वर्ष के थे। उन्होंने कहा था इस फेमाइन को इंटाइटलमेंट फेलियर। ठीक है, क्यों कहा, इन्होंने कहा था कि ये कोई फूड की शॉर्टेज की वजह से नहीं आया था फेमाइन, बल्कि कुछ और फैक्टर थे, कुछ इकोनॉमिक्स रीज़न थे, इकोनॉमिक रीज़न थे। क्या क्या रीज़न थे चाहे, ठीक है, तो वो थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो इस वजह से ये फेमाइन आया था। इसके काजेज़ देखते हैं वन बाय वन, क्या क्या काजेज़ रहे थे इसके, वन बाय वन हम देखते हैं। ठीक है, तो क्यों ये हुआ क्या था, एक तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था उसके चलते जो फूड की ज़रूरत वहाँ पड़ती थी आर्मी को, तो फूड स्टफ़ क्या हुआ कि डाइवर्ट हो गया वहाँ के चलते, तो यहाँ बंगाल में कोई भी फूड नहीं रहा, जिसके चलते फेमाइन और ज़्यादा वर्स्ट हो गया। ठीक है, और राइस जो इम्पोर्ट होता था कहाँ, सिंगापुर और बर्मा से। ठीक है, बर्मा प्रेजेंट है म्यांमार। ठीक है, वहाँ से होता था, वो ऑक्युपाई किसने कर दिया था, जापान ने 1942 कब, वर्ल्ड वार सेकेंड के चलते, वर्ल्ड वार टू के चलते। ठीक है, तो जिस तरीके से जो राइस का इंपोर्ट है वो ख़त्म हो गया था, जिस वजह से भी फेमाइन आया था। और साइक्लोन ने हिट किया था कब, अक्टूबर 1942 में। ठीक है, जिसके चलते जो ऑटम क्रॉप थी, राइस क्रॉप थी, वो क्या हो गई, वो डैमेज हो गई, जिसके चलते प्रेशर आ गया ठीक है क्रॉप पे, और लोग जो थे जो फर्दर क्रॉप थी वो सर्वाइव नहीं कर पाई, जिसके चलते फार्मर ने जो ग्रेन बचा खुचा था तो वो कंज्यूम कर गए। ठीक है, तो जिस वजह से ये साइक्लोन, ये आपको ग्रेट फेमाइन ऑफ ठीक है 1943 जो बंगाल में आया था वो देखने को मिलता है, द बंगाल फेमाइन ऑफ 1943। ठीक है, तो इसमें चलते अप्रॉक्सीमेटली हमने जैसे कि बात दिखा, इसका रिजल्ट क्या हुआ, 3 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी इसके चलते। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्या, CR फार्मूला। ठीक है, तो इसके अलग अलग नाम भी हैं, ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो CR फार्मूला कब आया था, सितंबर 9 1944, सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, ये भी आप रिमेंबर रखोगे एज इट इज़ ही। ठीक है, तो राजगोपालचारी फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है, ये राजा जी फार्मूला के नाम से भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, और CR फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये ठीक है प्रपोज किसने किया था, चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने। ठीक है, CR राजगोपालचारी, C राजगोपालचारी ने किया था ये। ठीक है, प्रपोज।
यूज़, ठीक है, किस लिए, जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट चल रहा था किसके किसके बीच में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, ठीक है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस को लेकर, ठीक है, गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया था, सीआर फार्मूला को सपोर्ट किया था। इसमें क्या क्या प्रपोजल रखे गए थे राजगोपालचारी जी द्वारा, ठीक है, तो वो देखते हैं वन बाय वन हम, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया इन्होंने कि जो मुस्लिम लीग है उसको जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हाथ मिला देना चाहिए, जिस तरीके से दोनों एकजुट होकर इंडियन डिमांड करें इंडिपेंडेंस की ब्रिटिश से, ठीक है, और जैसे ही, ठीक है, और एक दूसरे को कोऑपरेट करें, ठीक है, किसके लिए, कि वो फॉर्म बना सकें, ये दोनों क्या कर सकें, ये बना सके प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना सके सेंटर में, ठीक है, ये दोनों डिमांड एज इट इज़ ही रखनी है। नेक्स्ट क्या कि जैसे ही वार ख़त्म होता है तो, ठीक है, एक कमीशन बनेगा जो क्या देखेगा, जो ठीक है, एक दोनों देशों को अलग अलग करेगा, किसके बेस पे, एक प्लेबिसाइट होगा, चाहे हिंदू और मुस्लिम ये वोट देंगे, जिसको वोट देंगे, ठीक है, बेसिस किस पे होगा, एडल्ट सफरेज पे बेस्ड होगा, और इसी के बेस पे क्या बनेंगे कि जो वोट जिसके देश में जाना चाहता है उस बेस पे इंडिया और पाकिस्तान बनेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहा था किसने, सी राजगोपालचारी ने। और जब पार्टीशन हो जाती है तो उसमें क्या करेंगे, ये दोनों देश आपस में क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट करेंगे जो सेफगार्ड करेंगे डिफेंस, कम्युनिकेशन और कॉमर्स को बहुत दोनों देशों में, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये बात भी एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे। और ये टर्म कब फुलफिल करेंगे, फ्रूटफुल होंगी जब ब्रिटेन फुल ट्रांसफ़र करेगा पावर इंडिया को, तभी ये, ठीक है, कंडीशनें फुलफिल या ये प्रपोजल माने जाएंगे, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन में जिन्ना ने क्या कहा, मोहम्मद अली जिन्ना इसके पक्ष में नहीं थे, ठीक है, ये चाहते थे कि, ठीक है, इनकी जो टू नेशन की उन्होंने थ्योरी दी थी उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो ये इंटायर पॉपुलेशन मुस्लिम मेजॉरिटी की वोट प्लेबिसाइट में वोट करने के लिए ये नहीं माने थे। इनका कहना था कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो भी एरिया जहाँ पे प्लेबिसाइट होगा सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन ही वोट करेगी, सभी पॉपुलेशन प्लेबिसाइट नहीं करेंगे। तो ये भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट बात थी, एज इट इज़ आप रिमेंबर रखोगे ये दोनों पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, और इसके बारे में और देखते हैं कि जिन्ना की और क्या रिएक्शन थी, ठीक है। तो ठीक है, तो ये जो जिन्ना थे कॉमन सेंटर के अगेंस्ट थे। जिन्ना आप चाहते थे कि पाकिस्तान को जो सेपरेट डोमिनेंट दे दिया जाए, पहले ही जैसे ही किसके जो इंग्लिश जो है इंडिया को लेफ्ट करने से पहले उनको क्या है कि डोमिनेंट स्टेटस दे दिया जाए पाकिस्तान को, ठीक है। तो सिख भी जो थे, जो सिख थे वो भी इस फार्मूला के अगेंस्ट थे। क्यों थे कि उनकी वो पंजाब में वो मेजॉरिटी में थे, बट वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उनकी माइनॉरिटीज़ थी, जिस वजह से वो उनको उनकी तो कोई सुनने वाला नहीं था, तो जिस वजह से वो भी नहीं चाहते थे कि इस तरीके से प्लेबिसाइट का उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलना था, जिस वजह से इन्होंने भी इनको फेवर नहीं किया था, ठीक है। वीडी सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी इसका विरोध किया था, ठीक है, जो हिंदू महासभा से थे, ठीक है। और श्रीनिवास शास्त्री जो नेशनल लिबरल फेडरेशन से बिलोंग करते थे, इन्होंने अगेंस्ट थे किसके, सीआर फार्मूला के, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। अब क्या, दसई लियाकत पैक्ट जो जनवरी 1945 को हुआ था, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, एज इट इज़ आप रिमेंबर रखोगे इसको भी, ठीक है। क्या, दसई लियाकत पैक्ट सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, एज इट इज़ ही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ से। कब आया था ये, जनवरी 1945 को आया था, ठीक है। तो किस किस के बीच में ये, ठीक है, पैक्ट हुआ था, एक बल्लू भाई दसई, इन्होंने प्रपोजल रखा था, किसने, बल्लू भाई दसई जो लीडर कांग्रेस के थे, और लियाकत अली खान जो लीडर थे मुस्लिम लीग के, ठीक है। एक ड्राफ्ट करते हैं एक प्रपोजल को, जिसमें ये इंटर्म गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की बात करते हैं, कहाँ पे, सेंटर में, ठीक है। जो कंसिस्ट क्या करेगी कि इक्वल नंबर ऑफ पर्सन नॉमिनेट होंगे, चाहे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के, कहाँ पे, सेंट्रल लेजिस्लेचर में, और 20% रिजर्व्ड सीट होंगी किसकी, माइनॉरिटीज़ की, ठीक है। तो बाद में चलते ये कोई फ्रूटफुल नहीं थी, इसमें कोई सेटलमेंट नहीं देखने को मिलता है, बट ये फिर भी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनकैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्या, ठीक है, वावेल प्लान देखते हैं। वावेल प्लान, ठीक है, ये 14 जून प्लान भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं 14 जून प्लान, क्योंकि ये 14 जून 1945 को आया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 14 जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, लॉर्ड वावेल जो थे ये बिकम वाइसराय बनते हैं इंडिया के, कब, 1943 में, ठीक है। सक्सीड किसको करते हैं, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथिगो को, ठीक है। 14 जून 1945 को ये अनाउंस करते हैं प्रपोजल कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक चल रहा था इंडिया में, ठीक है,
ठीक है, किसके किसके बीच में? कांग्रेस जो चाहती थी यूनाइटेड इंडिया और मुस्लिम लीग चाहती थी पार्टीशन। तो ये डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए क्या लाया गया था? 14 जून प्लान आया था, या वावेल प्लान आया था। कब? 14 जून 1945 को। इसी को बोलते हैं वावेल प्लान और 14 जून प्लान। ठीक है, तो चलते जून में ही क्या हुआ था? 1945 में कांग्रेस लीडर रिलीज़ हो गए थे, जो किसके चलते अरेस्ट हुए थे? क्विट इंडिया मूवमेंट में जो अरेस्ट हुए थे उनको रिलीज़ कर दिया जाता है। कब? जून 1945 में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसके प्रपोज़ल क्या-क्या थे। ठीक है, तो अगर इनका मानना, इनका बोलना था, ठीक है, वावेल का, कि अगर इंडियन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अगर वो हेल्प करना, ठीक है, करने के लिए मान जाती हैं कहाँ पे? वर्ल्ड वार सेकंड में, तो तब ब्रिटिश क्या करेंगे? एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाएंगे और दोनों देशों को इंडिपेंडेंस देंगे आफ्टर द वार। ठीक है, इंट्रोड्यूस रिफॉर्म लाएंगे और इंडिपेंडेंस दे देंगे इंडिया को, ना कि दोनों देशों को। ठीक है, तो दोनों देशों की बात अलग बाद में होती है। ठीक है, और वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो नंबर ऑफ मेंबर उनको इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रपोज़ल थे। नेक्स्ट कौन सा प्रपोज़ल था? काउंसिल में इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगी हिंदू और मुस्लिम्स की। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो और माइनॉरिटीज़ थी, चाहे वो लो कास्ट हिंदू थे, सिख थे, शूद्र थे, उनको भी रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी कहाँ पे? काउंसिल में। ठीक है, सुप्रीम इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और जो भी मेंबर थे वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के, वो ठीक है, वाइसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़ के सभी इंडियन होंगे। ठीक है, कहाँ पे? जो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वाइसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़ के सभी मेंबर क्या होंगे? इसके इंडियंस होंगे। सुप्रीम इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और इंडियंस को क्या बना दिया जाएगा? अपॉइंट किया जाएगा मेंबर ऑफ फॉरेन अफेयर इन द काउंसिल। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फॉरेन अफेयर के मेंबर भी बना दिया जाएगा। किसको? इंडियंस को। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल होगा सिर्फ ट्रेड मैटर में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश कमिश्नर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल किसके रिगार्डिंग होगा? सिर्फ ट्रेड मैटर के रिगार्डिंग होगा। ठीक है, और डिफेंस ऑफ इंडिया स्टिल किसके हैंड में रहेगा? ठीक है, ब्रिटिशर के हैंड में रहेगा जब तक ठीक है, अल्टीमेटली जो ट्रांसफ़र नहीं हो जाती पावर्स इंडियंस को, तब तक डिफेंस किसके हैंड में रहेगा? ब्रिटिशर के हैंड में रहेगा। और वाइसराय गवर्नर जनरल एक्सरसाइज स्टिल करते रहेंगे वीटो अपनी एक्सरसाइज। ठीक है, और किसकी ठीक है, एडवाइस से? मिनिस्टर की एडवाइस से। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी एज इट इज़ आप रिमेंबर रखोगे। तो नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट प्रपोजल क्या था? ठीक है, 14 जून प्लान या वावेल प्लान का। ठीक है, तो इंटरफेरेंस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसको भी रिड्यूस्ड कर दिया जाएगा, मिनिमम कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये अपनी, ठीक है, इंटरफेरेंस तभी करेंगे ओनली इंटरेस्ट ऑफ किसकी? इंडिया में, इंडिया के इंटरेस्ट में अगर होगा तो ही करेंगे। ठीक है, वावेल प्लान ने दो प्लेटफॉर्म बनाए थे। एक तो मुस्लिम लीग रिप्रेजेंटेटिव होगी मुस्लिम्स की इंडिया में। सुप्रीम इम्पॉर्टेंट, ये बात भी याद रखनी है आपको कि जो मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? मुस्लिम लीग। और जिन्ना का स्टेटस रेज करके गांधी जी के बराबर कर दिया गया। और दो रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, 2 रिप्रेजेंटेटिव क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, और 1 फॉर इंडिया, 2 रिप्रेजेंटेटिव, एक तो ठीक है जिन्ना और दूसरे गांधी जी। ठीक है, तो एक इंडिया के लिए और दूसरा पाकिस्तान के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होती है? शिमला कॉन्फ्रेंस होती है। तो इसी को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, जो ये वावेल प्लान था, इसी को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, लॉर्ड वावेल क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं 21 पॉलिटिकल लीडर्स, कहाँ? ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल पार्टी से, जिसमें महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। कहाँ? शिमला बुलाया जाता है, जो समर कैपिटल थी ब्रिटिश इंडिया की। किसके लिए? कि डिस्कस करने के लिए, किसका? जो वावेल प्लान या 14 जून प्लान था, उसको डिस्कस करने के लिए। कब ये शिमला कॉन्फ्रेंस शिमला में कब होती है? तो जून 25 1945 में होती है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे। तो अब ये शिमला कॉन्फ्रेंस फेल क्यों हो जाती है? इसका कोई रिजल्ट खास निकल के नहीं आता है। तो फेल क्यों होती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, 1 बाय 1। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि जो आपस में जो लीग और कांग्रेस के बीच में जो डिफरेंसेस थे, जो डेडलॉक था, वो अभी भी जो है वो नहीं समाप्त होता है, जिसके चलते ये फेल हो जाती है शिमला कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो कांग्रेस ने क्या कहा? नॉमिनेट किए थे 1 मुस्लिम, 1 पारसी, 1 क्रिश्चियन और 2 हिंदू। क्यों 2 हिंदू? 5 मेंबर थे किसके? ठीक है, वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 5 मेंबर नॉमिनेट करने थे, जो ठीक है ब्रिटिश ने अलाउ किए थे। तो कांग्रेस ने क्या किया कि इसमें 1 मुस्लिम, 1 पारसी, 1 क्रिश्चियन और 2 हिंदू को नॉमिनेट किया। क्यों 2 हिंदू को? क्योंकि 75% टोटल पॉपुलेशन थी ब्रिटिश इंडियन की हिंदू, इसलिए 2 हिंदूज रखे। बट जिन्ना कोई अपोज किया, उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम की सोल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? मुस्लिम लीग है, ना कि कांग्रेस है। ठीक है, तो
तो इसके चलते जी है, ठीक है, तो ये फेल्ड हो गई थी शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और ठीक है, तो उसके बाद कांग्रेस ने क्या कहा, कांग्रेस भी एग्री नहीं थी, जो अनडिज़ायरेबल अप्रोच थी जिन्ना की, उसके चलते कांग्रेस भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो जिसके चलते फेल हो जाती है क्या, शिमला कॉन्फ्रेंस। तो इसी को क्या, फेलियर ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस को क्या कहा था अबुल कलाम आज़ाद ने, सुप्रीम इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्होंने कहा था वाटर शेड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। किसने कहा था, अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, आपको एज इट इज़ ही कोट पूछी जाती है, ठीक है, एग्जामिनेशन में, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं जो भी फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या सुप्रीम इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, तो इट मीन्स वो बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन होता है, तो इसलिए मैं मेन फोकस करवाता हूँ आपका, ताकि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे जो भी फैक्ट इन कैलकुलेट किए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एज इट इज़ ही सभी फैक्ट याद रखने हैं, ठीक है। तो वैसे भी हिस्ट्री बहुत इजी होती है, तो इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जनरल इलेक्शन होते हैं कब, दिसंबर 1945 से लेकर जनवरी 1946 तक चलते हैं ये इलेक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं अब, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ही जापान सरेंडर करता है अगस्त 15 1945 को, ठीक है, वर्ल्ड वार सेकेंड एंड हो जाता है, ठीक है। अगर आपने वर्ल्ड वार सेकेंड नहीं देखा है तो मैंने एक वीडियो डिटेल में डिस्कस की हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर आपको वो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको ज़रूर देखना, ठीक है। तो उसके बाद आपको अच्छे तरीके से और ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। इसके पहले ही क्या होता है कि जुलाई 26 1945 में क्या होता है कि लेबर पार्टी फाउंड गवर्नमेंट करती है, कहाँ पे, ब्रिटेन में, ठीक है। और क्लेमेंट एटली बनते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के, और ये अपॉइंट करते हैं पैथेटिक, ठीक है, पैथिक लेवरेंस को न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। तो इस फर्स्ट स्टेप क्या लेते हैं एटली, जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो वो इंडिया के लिए क्या स्टेप लेते हैं कि वो बोलते हैं कि बहुत देर से इलेक्शन नहीं हुए हैं भारत में, तो ये इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम इलेक्शन कब हुए थे, 1937 में। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 19 सितंबर 1945 को वाइसराय लॉर्ड वावेल अनाउंस करते हैं इलेक्शन, कहाँ पे, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, ठीक है। जो हेल्ड कब होते हैं इलेक्शन, दिसंबर 1945 से लेकर जनवरी 1946 में, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, तो ये इलेक्शन किस लिए होते हैं कि जब भी सरकार बनेगी उसके बाद, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाई जाएगी जिसके थ्रू जो इलेक्शन के बेस पे होगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था बेला शक 1945 में, जिसमें फेडरल ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करी गई थी, बट प्रिंसली स्टेट ने इसको इसमें अनविलिंग दिखाई, जिसके चलते ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो मेन बेस किसको मानते हैं, जो जनरल इलेक्शन हुए थे 1945-46 में, तो ये किस पे बेस्ड थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे बेस्ड थे। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, एज इट इज रिमेंबर रखोगे, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो ये लास्ट जनरल इलेक्शन था ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है, जो 1945-46 में हुआ था, ये लास्ट जनरल इलेक्शन था, कहाँ, ब्रिटिश इंडिया में। उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में जनरल इलेक्शन कब हुआ था, 1951 में हुआ था इंडिया में, और 1970 में हुआ था, कहाँ पे, पाकिस्तान में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे। जो इंडिया वाले जनरल इलेक्शन मैं डिटेल एनालिसिस करवाऊंगा, जब मैं इंडियन पॉलिटी करवाऊंगा तो वहाँ पे डिटेल एनालिसिस करवाऊंगा, पर पाकिस्तान का भी आपको रिमेंबर रखना है, कब हुआ था जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में, 1970 में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्यों कॉन्स्टिट्यूशन देने की बात करी, क्यों इंडिपेंडेंस देने की बात करी गई थी इंडिया को, ठीक है, इसके चलते, तो इसके क्यों ऐसा गवर्नमेंट का, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्यों चेंज हो गया, ऐसा क्यों हुआ, तो इसके बारे में वन बाय वन फैक्ट पढ़ते हैं, रीज़न पढ़ते हैं क्यों हुआ था ऐसा। हुआ क्या कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार एंड होता है, तो जिस तरीके से जो ग्लोबल पावर थी वो चेंज हो जाती है। अब यूके कोई बिग पावर नहीं रहती है, यूएसए और यूएसएसआर क्या होती हैं, एक दो सुपर पावर्स एमर्ज होती हैं, ठीक है। जो फेवर में थी ये दोनों सुपर पावर, जो यूएसए और यूएसएसआर, किसके फेवर में थी, फ्रीडम इंडिया को दिलाने के पक्ष में थी, ठीक है। और जब जो न्यू लेबर गवर्नमेंट आई थी, ठीक है, ब्रिटेन में, वो भी सिंपैथेटिक थी किसको लेकर, इंडियन की डिमांड्स को लेकर, जो इंडिपेंडेंट की डिमांड कर रहे थे इंडियन, ठीक है। और क्या होता है कि थ्रू आउट यूरोप तब क्या चल रहा होता है, एक सोशलिस्टिक रेडिकल गवर्नमेंट की, ठीक है, वेव चल रही होती है, तो जिसका प्रेशर इनके ऊपर भी आता है, ठीक है, तो ब्रिटिशर के ऊपर भी आता है। और ब्रिटिशर सोल्जर क्या थक चुके थे, ठीक है, जिसके चलते ब्रिटिश इकानमी भी जो है वो शैटर्ड हो चुकी थी, तो इतनी पावरें नहीं रही थी।
ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद जो एंटी इम्परलिस्ट वेव चल रही थी कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया में, वियतनाम और इंडोनेशिया में, जो ठीक है बड़े सारे फिर दबेरे से रीप्लांट करने की कोशिश कर रहे थे, कौन, फ्रेंच एंड डच कर रहे थे, ठीक है, ताकि वो दोबारा से कॉलोनीज बना सकें। तो उनकी जो कंडीशन देख के ब्रिटिशर और डर गए थे, तो अब कभी भी उखड़ सकती है हमारी कॉलोनीज इंडिया से। तो इसके चलते अब मजबूर पड़ गई थी कि वो इंडिपेंडेंस देने के पक्ष में, किसको, इंडिया और पाकिस्तान को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि और जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो डर चुके थे, उन्होंने देखा था किस तरीके से 1942 का विद्रोह हुआ था, जो ठीक है क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके चलते वो और ज़्यादा डर गई थी और देख रही थी क्या पता अब इससे मच मोर डेंजरस जो रिवल्ट हो और सिचुएशन बिगड़ जाए, तो इससे अच्छा है कि हम अभी छोड़ देते हैं भारत को, ठीक है। तो ये भी ठीक है, इसी वजह से इनका एटीट्यूड जो बदल चुका था और इंडिपेंडेंस की जो मांग थी इंडियंस की, उनको मानने लग पड़े थे, कौन, ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो इलेक्शन की क्या क्या रिजल्ट रहते हैं अब हम ये देखेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या, 91% नॉन मुस्लिम वोट्स कांग्रेस ने जीते, ठीक है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्ट डाटा है, कैप्चर्ड की 57 सीट जीती थी किसने, 102 सीट्स में से सेंट्रल असेंबली में किसने, कांग्रेस ने। और प्रोविंशियल इलेक्शन में इनने मेजॉरिटी जीती थी, कितने कितने, 8 प्रोविंसेस में, तो बंगाल, सिंध और पंजाब को छोड़ के, ठीक है। तो कांग्रेस मेजॉरिटी, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी और असम में भी, जो पाकिस्तान बोल रहा था कि ये क्लेम कर रहा था कि पाकिस्तान में होने चाहिए ये दोनों राज्य, बट इसमें भी किसकी, मुस्लिम लीग ने जो बोला था, इसमें भी कांग्रेस ने जीत की, मेजॉरिटी लाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो मुस्लिम लीग की क्या परफॉर्मेंस रही। इसने जो मुस्लिम वोट था 86.6% वोट जीता, किसने, मुस्लिम्स ने को मिला था, ठीक है। और कैप्चर की थी इसने 30 रिजर्व सीट, कहाँ पे, सेंट्रल असेंबली में, ठीक है। और प्रोविंशियल इलेक्शन में भी इन्होंने मेजॉरिटी ली, कहाँ पे, बंगाल और सिंध में, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट रखोगे ये भी बात, रिमेंबर आप, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे क्या होता है, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे हमें 1937 में देखने को मिला था कि जो मुस्लिम लीग थी उसको कोई भी सीट प्रोविंसेस में नहीं मिली थी, बट यहाँ ऐसा नहीं था, ये एक डोमिनेंट पार्टी अमंग मुस्लिम में उभर कर आई थी अब 1945-46 में। पंजाब में क्या होता है कि पंजाब बनती है, एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, किसके किसके बीच में, यूनियनिस्ट कांग्रेस और अकाली के बीच में कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, किसके अंडर, ये बनती है खिजर हयात खान के अंडर, ठीक है। और ठीक है, क्या क्या सिग्निफिकेंट फीचर थे इस इलेक्शन के, ठीक है। तो यहाँ पे इस इलेक्शन में क्लियरली हमें देखने को मिलता है कि ये जो है रिलीजन बेस्ड, कम्युनल बेस्ड पे वोटिंग हुई है, ठीक है। किसकी वजह से हुई थी, एक तो सेपरेट इलेक्ट्रेट की वजह से, और लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, क्योंकि प्रोविंसेस में सिर्फ 10% ही टोटल पॉपुलेशन को वोटिंग राइट था, और सेंट्रल असेंबली में सिर्फ 1% लोगों को ही एलिजिबल थे वोट के लिए, ठीक है। तो सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये भी बात एज इट इज़ आप रिमेंबर रखोगे, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा बंगाल फेमाइन जो 1943 में आया था, CR फार्मूला देखा आज हमने, ठीक है। इसके प्रपोजल देखी, ठीक है, रिएक्शन देखी डिफरेंट सेक्शन की। फिर दसई लियाकत पैक्ट जो जनवरी 1945 में, वो कोई बड़ा फ्रूटफुल नहीं रहा था बट सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद वावल प्लान देखा हमने, जो 14 जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है, इसके प्रपोजल देखे। शिमला कॉन्फ्रेंस देखी जो 25 जून 1945 को आई थी, क्यों ये कॉन्फ्रेंस फेल होती है ये भी हमने डिटेल एनालिसिस किया। और उसके बाद हमने क्या देखा, जनरल इलेक्शन देखे जो दिसंबर 1945 से लेकर जनवरी 1946 तक चले, ठीक है। जिसके रिजल्ट किसने कितनी सीटें जीती ये मैंने डिटेल एनालिसिस देखा, और सिग्निफिकेंट फीचर देखे इस इलेक्शन के। तो ये था आज का टॉपिक, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। तो उनको भी हेल्पफुल हो, किसके लिए, एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, वो भी अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, ताकि फर्दर अपडेट के लिए आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।